एमसीक्यू फटाफट के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम 11th स्टैंडर्ड के 4th लेसन यानी कि मोशन इन प्लेन के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। खास तौर पे आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u at an angle theta with horizontal at t is equal to 0. What is the magnitude of change in velocity of the projectile when it is at maximum height? यानी कि आपने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है u वेलोसिटी से और उसका एंगल है थीटा, टाइम t इक्वल टू 0। तो आपको ये फाइंड करना है कि जब ये पार्टिकल उसकी मैक्सिमम हाइट पे हो तब चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है। अब देखिए हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये फिगर देख लीजिए। यहाँ पे ये हम क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई इस तरह से, राइट। ये है इसकी मैक्सिमम हाइट, इसको हम नाम दे देते हैं HM करके। और आपको पता है कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ x डायरेक्शन में होगी। जबकि ये शुरू करता है, जब अपनी मोशन शुरू करता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं। आप इसको कहते हो v0, तो v0 के आपको दो कंपोनेंट मिलते हैं यहाँ पे। एक होता है v0 cos थीटा 0 और एक होता है v0 sin थीटा 0, राइट। जबकि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे सिर्फ v0 cos थीटा 0 ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलती नहीं है। चलिए अब इसको लेके हम चेंज इन वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाहें तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v, तो डेल्टा v यानी कि आप लिख सकते हो v2 माइनस v1, राइट। तो v2 यानी कि क्या, देखिए उसमें सिर्फ v0 cos थीटा 0 है और वो x डायरेक्शन में है, तो मैं इसको कैरेट आई ले लेता हूँ। माइनस v1 यानी कि क्या, इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, v0 cos थीटा 0 कैरेट आई प्लस v0 sin थीटा 0 कैरेट j। समझ रहे हो आप, इसमें दो कंपोनेंट है तो मैंने दोनों के कंपोनेंट के साथ इसका कैरेट आई और कैरेट j ले लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, माइनस v0 sin थीटा 0 कैरेट j। तो ये हो जाता है डेल्टा v वेक्टर फॉर्म में। अब हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए वो सारे मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो मैं डेल्टा v को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाता है v0 sin थीटा 0, दैट्स इट। तो ये है हमारा आंसर, ये रहा आपका आंसर। अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने u लिया हुआ है, मैं भूल गया, हमें u लेना चाहिए था। तो ये है u sin थीटा, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट with a same speed at an angle of projection 60 degree and 30 degree respectively. Which one of the following is true? अब देखिए ये जो है ना 60 और 30 ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से एक एंगल को कह सकते हो 45 माइनस 15 यानी कि 30, राइट। और दूसरे को कह सकते हो 45 प्लस 15 यानी कि ये हो जाता है 60। तो ये जो दो एंगल है वो 45 से सेम डिफरेंस वाले हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें रेंज हमेशा सेम होती है, R1 इक्वल टू R2 होता है। अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। देयर रेंज विल बी सेम, यही पहला ऑप्शन वही सही आंसर है, देयर रेंज विल बी सेम। इसके बाद देयर मैक्सिमम हाइट्स विल बी सेम, नो। देयर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी सेम, नो। देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे Galileo writes that for angles of projection of a projectile at 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal ranges described by the projectile are of the ratio of what? ये वही ऊपर जैसा ही क्वेश्चन हो गया कि एक प्रोजेक्टाइल 45 प्लस थीटा और एक प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे में उनके प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए आप क्या कहोगे, रेंज विल बी 1:1, सही है ना, सेम होगी ना रेंज, तो रेंज विल बी 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस with the
same initial velocity u, the maximum area of ground covered by the bullets is what? पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप एक मशीन गन लेके ग्राउंड के ऊपर खड़े रह गए, ठीक है, और मशीन गन में से जो गोली निकलती है ना, उसकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड, वो u है, और आप इसको फायर करते हो, हर एक डायरेक्शन में आप फायर करते हो, तो इन गोलियों से जो मैक्सिमम ग्राउंड का एरिया कवर होगा वो एरिया कितना होगा? मैं इसको जरा फिगर से समझाता हूं, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, आप यहां से गोली फायर करते हो, माना कि राइट साइड में गोली फायर करते हो तो ये इस तरह से यहां पे जाके गिरेगी। आप लेफ्ट साइड में गोली फायर करते हो तो यहां पे जाके गिरेगी, राइट। अब अगर आप एंगल ज्यादा रखोगे तो ये क्लोज गिरेगी, अगर आप एंगल कम रखोगे तो भी क्लोज गिरेगी। सेम यही बात हर एक जगह पे लागू होगी। आप जानते हो कि मैक्सिमम आप डिस्टेंस कितना दे सकते हो। देखिए, गोली जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो आप मैक्सिमम कहां तक इसको फायर कर सकते हो? आंसर है आर मैक्स तक। आर मैक्स से ज्यादा दूर तो कोई गोली जाएगी नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर एक पूरा ऐसे सर्कल बना लूं, इस तरह से, ऐसा सर्कल की जिसकी रेडियस जो है वो आर मैक्स जितनी हो, आर मैक्स, तो इस आर मैक्स रेडियस वाली सर्कल के बाहर एक भी गोली नहीं जाएगी। अब बात समझ रहे हो? देखिए, यहां से आपने गोली फायर की तो दूर से दूर कितनी जा सकती है? आर मैक्स जितनी, और वो भी 45 डिग्री एंगल होगा तब, ठीक है। अब आप 45 से ज्यादा रखो या कम रखो, एंगल आप 45 से ज्यादा रखो या कम रखो, गोली इससे अंदर ही आएगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आरमैक्स रेडियस वाला ये जो सर्कल बनाया ना, उसके बाहर कोई भी गोली नहीं जाएगी। अब इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ए इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर क्या है? आर है हमारा आर मैक्स। रेडियस कितनी लेनी है आपको? आर मैक्स जितनी, तो ये आर मैक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो जाता है पाई आर मैक्स। याद कीजिए इक्वेशन क्या है? V0 स्क्वायर बाई जी, ये आर मैक्स का इक्वेशन है, और उसका भी आपको लेना है स्क्वायर, तो हो जाता है ये पाई V0 रेस टू 4 बाई जी स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका आंसर। और यहाँ पे फिर से मैं भूल गया, यहाँ पे U लेना था मुझे। एनीवे, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पाई यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ये है करेक्ट आंसर। V0 की जगह पे यहां पे आपको U लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन एज अ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। The x and y components of its displacement are given by x is equal to 60 and y is equal to 7t minus 5t square. What is the velocity of projection? इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये y is equal to 8t minus 5t square आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझ लीजिए। एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट को ध्यान में लेके उसकी वैल्यू दी गई है कि भाई x इजकल टू 60 है और y इजकल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर है। तो जब उसको प्रोजेक्ट किया था, जब प्रोजेक्शन किया था, तब की वेलोसिटी क्या है ये फाइंड करनी है। यानी कि आपको दरअसल इनिशियल वेलोसिटी जो होती है v0 ये फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे इसमें, बड़ा आसान है। देखिए आपके पास x और y के इक्वेशन है, तो आप इनके डिफरेंशिएशन ले लो तो आपको vx और vy मिल जाएंगे। अब इस Vx और Vy में से आप t इजकल टू 0 ले लो तो आपको V0x और V0y मिल जाएंगे। फिर उसमें से आपको V0 फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल है, अंडर रूट ऑफ V0x स्क्वायर प्लस V0y स्क्वायर, है ना। चलिए सबसे पहले तो मेरे पास x का इक्वेशन क्या है? 60, तो इसमें से आप Vx फाइंड कर सकते हो। Vx इजकल टू क्या हो जाएगा? dx बाई dt, राइट, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा? 6 मीटर सेकंड इनवर्स। अब क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इसलिए इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो आप समझ सकते हो कि v0x यानी कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो vx जितनी होगी,
और वो हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब y इजकल टू क्या है, ये है 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ले लो आप, तो आपको vy मिल जाएगा। vy इजकल टू क्या हो जाता है, dy बाई dt हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 8 माइनस 10t, राइट। ये आ गया दरअसल vy का इक्वेशन, लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, v0y चाहिए। तो मैं इसमें ले लेता हूं v0y, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओनली 8, बिकॉज मैंने यहाँ पे t इजकल टू 0 ले लिया, तो ओनली 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आपके पास अब ये दो चीज़ें आ गई, एक तो v0y और एक है v0x। अब इसमें से हमें फाइंड कर लेना है v0। तो अब हम कह देते हैं कि v0 इजकल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, v0x स्क्वायर प्लस v0y स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, यानी कि v0 आपको मिल जाएगा फाइनली 10 मीटर सेकंड इनवर्स। ये है आंसर, ढूंढिए इस आंसर को। हाँ जी, ये रहा आंसर, इसमें 10 मीटर पर सेकंड, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th। A projectile can have same range r for two angles of projections. If, यहाँ पे if आएगा, if t1 and t2 are the times of flight in two cases, then what is the product of two times of flight? अच्छा, यहाँ पे ये जो t1 और t2 आपको दिया है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, याद रखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, मीन्स के क्वेश्चन इस तरह से है कि आप दो अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्शन करते हो तो रेंज आपको सेम मिलती है। आपको पता है कि ये एंगल कौन से होंगे जब रेंज सेम आ रही है। तो उन दोनों एंगल्स के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो अगर t1 t2 है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे समझ लेनी पड़ेगी। देखिए आपको याद है इस तरह से, ये है 45 की लाइन। ठीक है, अगर आप 45 से थीटा जितना कम एंगल और 45 से थीटा जितना ज़्यादा एंगल रख के प्रोजेक्शन करते हो, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो इन दोनों की रेंज जो है वो सेम मिलती है। ऐसी बात हम ऑलरेडी थियरी में भी कर चुके हैं। इस तरह से आपको रेंज दोनों की सेम मिलती है। ठीक है, अब इस एंगल को अगर x की रिस्पेक्ट में बोला जाए तो क्या बोलोगे। देखिए अगर इस एंगल को मैं अल्फा कह दूं तो ये जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, समझिए आप, है कि नहीं। अगर ये एंगल मैं अल्फा कह दूं, यहां पे ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा कह दूं, तो आप समझिए कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, यानी कि ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे पहले केस में v0 का जो एंगल है वो अल्फा है, तो दूसरे केस में v0 का जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा आ रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि अगर एक एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा है, राइट, तो इन दोनों के लिए आपको रेंज जो है सेम मिलेगी, r1 इजकल टू r2 आपको मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसको लेके हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दिया है कि दोनों की रेंज सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक एंगल जो है वो अल्फा होगा और दूसरा जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा होगा, तभी ये रेंज सेम आ सकती है। ऑलराइट, अब इसमें से हम T1 का इक्वेशन लेते हैं। देखिए T1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है T1 यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या है, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ पे साइन थीटा 1 लिखेंगे हम, तो ये हो जाता है 2v0 साइन अल्फा अपॉन जी। और यहाँ पे थीटा 2 के लिए चलते हैं तो T2 इजकल टू क्या आ जाएगा, 2v0 साइन थीटा 2 अपॉन जी। अब इसमें ये 2v0 और साइन थीटा 2 जो है उसकी जगह पे लिखना है मुझे 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाय जी। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v0 cos अल्फा अपॉन जी। तो ये आपको मिल रहा है T1 और T2 का इक्वेशन। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो तो क्या होता है, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में कोई इक्वेशन प्रूव करना है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिल जाता है 4v0 स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। लेकिन एक मिनट, मैं इसको 2v0 स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, और दूसरा जो 2 है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसे लेता हूँ मैं। आप समझ गए होगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है दरअसल साइन 2 अल्फा। तो ये हो गया साइन 2 अल्फा। राइट, अब यहां पे इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। देखिए यहां पे मैं v0 स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 अल्फा इसको अलग ले लूं तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2/g। ऐसा अलग लेने का रीजन ये है कि ये हो जाता है 2/g और r। समझिए आप, ये इक्वेशन है ना पूरा r का, रेंज का इक्वेशन आ गया v0 स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे r, मीन्स के इक्वेशन T1 T2 का ये मिल रहा है आपको। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि भाई T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू R। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है। ये रहा ऑप्शन बी, T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू R। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 12x minus 3/4x square. The horizontal component of velocity is 3 meter per second. Given that g is equal to 10 meter per second square, what is the range of the projectile? देखिए आपको यहाँ पे एक तो इक्वेशन दे दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन दे दिया है। आप समझ सकते हो कि ये पैराबोला का इक्वेशन ही होगा। और यहाँ पे आपको दे दिया है कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, तो आपको ये फाइंड करना है कि रेंज इसकी क्या होगी। चलिए फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो y का इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ ताकि गलती ना हो। y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर, और g की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और साथ ही आपको v0 cos थीटा 0 इक्वल टू 3 दिया है। समझे आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है ये, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि v0 cos थीटा 0 इक्वल टू 3, और आपको फाइंड कर देना है कि इसकी रेंज कितनी होगी। चलिए इतनी इंफॉर्मेशन लेके इसको सॉल्व करते हैं। अभी पहले तो इसे सॉल्व करने का लॉजिक तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे पास r का इक्वेशन क्या है, r का इक्वेशन है v0 स्क्वायर अपॉन जी एंड साइन 2 थीटा 0। राइट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो v0 स्क्वायर बाय जी, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0। ठीक है, अब इसमें से हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2/g, फिर ये v0 साइन थीटा 0 एंड यहाँ पे आ जाता है v0 कॉस थीटा 0। आप समझ गए होगे मैं इक्वेशन ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। देखिए v0 cos थीटा 0 आपको दे दिया है 3, g की वैल्यू दे दी है। अब सिर्फ फाइंड करना बाकी रहा v0 sin थीटा 0। अब इसके लिए ये y का इक्वेशन हम लेंगे। देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dy/dt, मैं t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लूंगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 12 और dx/dt। याद रहे मैं t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, माइनस ये हो जाता है 3/4 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 और x dx/dt। अब dy/dt यानी कि vy इक्वल टू 12, ये हो जाता है vx माइनस 3/2, ये x और ये हो जाता है vx। अच्छा, अब जहां से मोशन शुरू हुई है वहां पे x इक्वल टू 0 होगा, या फिर ऐसे कहूं कि t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं फॉर
t इजकल टू 0, एक तो आ जाएगा x इजकल टू 0, है कि नहीं, क्योंकि वहां पे आप ओरिजिन मानते हो तो x इजकल टू 0 आएगा। फिर वहां पे जो वेलोसिटी y डायरेक्शन की है वो हो जाएगी v0 y, और वहां पे जो वेलोसिटी x डायरेक्शन की है उसको हम कहते हैं v0 x। तो ये सारी बातें मैं एडिट कर देता हूं इस ऊपर के इक्वेशन में। तो ये हो जाता है v0 y इजकल टू 12, ये हो जाता है v0 x, और ये हो जाएगा 0। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? देखिए vy की जगह पे t इजकल टू 0 टाइम की वेलोसिटी डालनी है तो हमें v0 y लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया। फिर vx की जगह पे t इजकल टू 0 टाइम की मुझे वेलोसिटी डालनी है तो मैंने v0 x लिख दिया, और ये t इजकल टू 0 पे x तो 0 होता है तो ये पूरा टर्म ही हो गया 0, यानी कि v0 y इजकल टू 12 v0 x, ऐसा आपको रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूं अब v0 y यानी कि क्या, v0 sin थीटा 0 इजकल टू 12 v0 cos थीटा 0। अब v0 cos थीटा 0 तो आपको पता है कितना है, 3 है, तो ये हो गया 12 इंटू 3 यानी कि 36, ठीक है। अब देखिए v0 sin थीटा 0 यानी कि 36 और v0 cos थीटा 0 यानी कि 3, तो ये वैल्यूज हम डाल देते हैं हमारे इस इक्वेशन में कंटिन्यू। 2 बाई जी यानी कि 10, v0 sin थीटा 0 यानी कि 36 और v0 cos थीटा 0 यानी कि 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये मिल जाएगा आपको 21.6 मीटर रेंज है ना, ये 21.6 मीटर हमारा आंसर है। चलिए चेक करते हैं, ये रहा ऑप्शन बी 21.6 मीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। ये मैंने यहाँ पे एक बुक में से ही सीधे क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है, तो जहाँ पे पेज बदलता है वहाँ थोड़ी सी एरर रह गई है, इसको चला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 8, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए वर्टिकल प्लेन इज y इजकल टू ax माइनस bx स्क्वायर, where a and b are constant and x and y are respectively horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection. The maximum height attained by the projectile and the angle of projection from the horizontal are what? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा लंबा कर दिया इन लोगों ने। एक तो ये कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका इक्वेशन है y इजकल टू ax माइनस bx स्क्वायर करके, तो आपको ये पूछा है कि मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन क्या होगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का इक्वेशन क्या होगा। दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट hm इज व्हाट, और दूसरा आपको फाइंड करना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि थीटा 0 इज व्हाट। चलिए इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे y इजकल टू ax माइनस bx स्क्वायर ऐसे दे दिया है। आप इसको कंपेयर कर लो, y इजकल टू हमारा जो इक्वेशन है ना tan थीटा 0x माइनस g अपॉन 2v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर कर लो। अब देखिए अगर ये कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा tan थीटा 0 इजकल टू a, सही है ना, ये जो है tan थीटा 0 और यहाँ पे a, और ये जो टर्म है वो हो जाएगी b, ठीक है। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं हमें, हमें सिर्फ ये tan थीटा 0 में से थीटा 0 फाइंड करना है। तो थीटा 0 इजकल टू क्या हो जाता है, tan इनवर्स a। तो आपको एक तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना था, वो मिल गया। अब दूसरा मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो ये कैसे मिलेगा। देखिए इसके लिए आप कन्वेंशनल मेथड में नहीं जा सकते कि भाई h का इक्वेशन लगा दिया और सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं होगा। ये इस तरह से जाएं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ, यानी कि ये हो जाता है dy बाई डी टी इजकल टू a, ये हो जाता है dx बाई डी टी माइनस 2b एंड x एंड dx बाई डी टी। मैंने t से डिफ्रेंशिएट कर लिया पूरे इक्वेशन को। अब देखिए dy बाई डी टी यानी कि vy, फिर ये dx बाई डी टी यानी कि vx माइनस 2bx और यहाँ पे vx,
ठीक है, अब समझिए, देखिए मैक्सिमम हाइट पे ये जो वी वाई है वो जीरो हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट अब वाई डायरेक्शन में नहीं जाता ना, इसलिए वी वाई जो है वो जीरो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं कि फॉर मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो फिर इसमें यहां पे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूंगा, वी वाई इजकल टू जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो इजकल टू ये ए वी एक्स माइनस टू बी एक्स वी एक्स। ठीक है, इसमें से वी एक्स तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा ए इजकल टू टू बी एक्स, या फिर कहें कि एक्स इजकल टू मिल जाएगा ए अपॉन टू बी। याद रहे कि ये एक्स की वैल्यू कब मिली है, ये मिली है मैक्सिमम हाइट के लिए। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम हाइट यानी कि y डायरेक्शन में काटा हुआ मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैं इस इक्वेशन में y इजकल टू मैक्सिमम हाइट रख देता हूं और यहां पे x की वैल्यू ये डाल देता हूं, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट के लिए x की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे नाउ फॉर y इजकल टू एच एम, आप लिख सकते हो ये एच एम इजकल टू ए, एक्स की जगह पे आ जाएगा ए अपॉन टू बी माइनस बी, और एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर बी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर बी। तो ये आपको मिल रहा है मैक्सिमम हाइट एच एम का इक्वेशन। आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो वो हो गया ए स्क्वायर बाई फोर बी, और जो थीटा है वो हो गया टेन इनवर्स ए। अब ये हम ढूंढ लेते हैं हमारे ऑप्शंस में, तो ये रहा ये सी। देखिए मैक्सिमम हाइट होगी ए स्क्वायर अपन फोर बी और एंगल हो गया टेन इनवर्स ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 9। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी caret I plus 2 caret j. The Cartesian equation of the path will be what? G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दे दिए। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का ये इक्वेशन है, याद रखिए कैरेट I प्लस 2 कैरेट j, और g की वैल्यू आपको 10 ले लेनी है, और आपको इसका इक्वेशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका इक्वेशन आपको लेना है। चलिए हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं कि v0 जो है वेक्टर फॉर्म में आपको दे दिया है कैरेट I प्लस 2 कैरेट j, राइट। तो इसमें आप समझ सकते हो कि v0x जो है वो 1 है और v0y जो है वो 2 है। तो इससे आपको tan थीटा का इक्वेशन मिलता है। देखिए tan थीटा 0 इजकल टू हमेशा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो v0y अपॉन v0x यानी कि ये हो जाता है 2/1। तो tan थीटा 0 इजकल टू आपको 2 मिल रहा है। इसको हमें इक्वेशन में यूज करना है, इसलिए मैंने लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे v0 की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेता हूँ। तो वो आप जानते हो कि अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि टोटल रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो v0 आपको मिल गया रूट 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन है वो ले लेते हैं। नाउ y इजकल टू tan थीटा 0 इंटू एक्स माइनस g अपॉन 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन है हमारा। अब इसमें जो वैल्यूज है वो हमें पुटअप करनी है। देखिए सबसे पहले तो tan थीटा 0 वो मिल गया 2, फिर ये x का x ऐसे ही आ जाएगा माइनस, यहाँ पे g की वैल्यू आपको दे दी है 10 अपॉन ये 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो v0 cos थीटा 0 है ना,
V0 cos थीटा 0, वो दरअसल V0 x होता है ना, और V0 x आपको पता है कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा, तो ये 2 और फिर ये आ जाता है 1 स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर तो है ही। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाता है 2x माइनस 5x स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन। ढूंढते हैं इसको ऑप्शन में, ये रहा y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन 10, द रेंज r of the projectile is same when the maximum heights are h1 and h2. What is the relation between r, h1 and h2? यानी कि आपको एक प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम मिल रही है, जब उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो h1 और h2 है तब, तो आपको r, h1 और h2 के बीच का रिलेशन जो है वो फाइंड कर देना है। चलिए लेते हैं इसको। देखिए, आपको पता है कि अगर रेंज सेम है तो दोनों के जो एंगल होंगे ना, वो एंगल इस तरह से होने चाहिए। एक एंगल अगर अल्फा है तो दूसरा एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, तभी हमेशा रेंज सेम आती है। तो ऐसे में मैं h1 का इक्वेशन लिख लूँ। देखिए h यानी कि मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन क्या है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे मुझे लेना है अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और यहाँ पे थीटा 2 के लिए हम मैक्सिमम हाइट h2 का इक्वेशन ले ले, तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, 90 माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये मिल जाएगा आपको दरअसल v0 स्क्वायर, और ये हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, राइट, ये यहाँ पे 2g आएगा। तो ये आपको h1 और h2 का इक्वेशन मिल गया। अब आपको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से r के साथ कोई रिलेशन फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। h1 h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचिए, ये हो जाएगा v0 रेस टू 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4g स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये v0 रेस टू 4 तो ऐसे ही है, यहाँ पे ये 16 कर देता हूँ, 16g स्क्वायर, और यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। आप समझ गए होंगे कि मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो है वो साइन 2 अल्फा का स्क्वायर है, समझिए आप। देखिए साइन 2 अल्फा यानी कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो मैं अब इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ v0 रेस टू 4 अपॉन 16g स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अलग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 16, और जो बाकी बच रहा है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v0 स्क्वायर अपॉन g, और यहाँ पे साइन 2 अल्फा होल स्क्वायर, है कि नहीं। आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि v0 स्क्वायर का स्क्वायर v0 रेस टू 4, g का स्क्वायर g स्क्वायर, और साइन 2 अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और ये 16 तो अलग ले लिया है। ऐसा क्यों लिखा वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो है वो r का इक्वेशन आ गया। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अब 1 अपॉन 16, और ये हो जाता है r का स्क्वायर। तो ये आपको जो मिल रहा है h1 h2 इजकल टू 1/16 r स्क्वायर है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ h1 h2 इजकल टू r/4। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पे रहा, ये अलग से लिखा हुआ है बट ऑप्शन वही हुआ, r इजकल टू 4 अंडर रूट h1 h2, यानी कि अंडर रूट h1 h2 इजकल टू r/4। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11, अ स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल
reaches the maximum height capital H, then time of flight of the stone will be what? ओके तो ऐसा कहा है कि थीटा एंगल पे जब आपने प्रोजेक्शन किया तो वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? यानी कि दरअसल आपको टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो एच के फॉर्म में ला देना है। चलिए लिखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन लेना है। आप जानते हो कि मैक्सिमम हाइट एच इजकल टू क्या हो जाता है? वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो अपॉन 2g, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या हो जाता है? टी एफ इजकल टू 2v0 साइन थीटा जीरो अपॉन जी, सही है। अब इस इक्वेशन का मैं स्क्वायर ले लेता हूं ताकि मैं इसको h के साथ कंपेटेबल बना सकूं। तो ये टी एफ स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो अपॉन जी स्क्वायर। अब आप इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लो। कौन सा इक्वेशन? एक h का और एक टी एफ स्क्वायर का, इन दोनों का रेशियो लेना है मुझे। तो ये हो जाएगा h अपॉन टी एफ स्क्वायर इजकल टू, देखिए यहाँ पे वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी जो है, जी स्क्वायर, सॉरी ये जी स्क्वायर आएगा, जी स्क्वायर में से एक सिर्फ जी बचेगा। तो ये रेशियो मिल जाएगा आपको जी अपॉन 8 करके, ठीक है। अब इसमें से हमें तो टी एफ का इक्वेशन चाहिए, तो ये हो जाता है टी एफ, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 8h अपॉन जी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सामने ही इसका ऑप्शन दिख रहा है बी, ये रहा ऑप्शन बी। अब देखिए 12, 2 balls are projected at angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed. The ratio of their maximum vertical heights will be what? यानी कि आपको दो बॉल थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करके दे दिए और दोनों की स्पीड जो है सेम है, तो आपको उसकी जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है एच उसका रेशियो लेना है। अब ये वैसे तो सिंपल है, आपको मैक्सिमम हाइट का रेशियो लेना है सिर्फ, तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये मैं 12th सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए दोनों मैक्सिमम हाइट के इक्वेशन जो है वो ऐसे आ जाएंगे, एच वन इजकल टू वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये जो दूसरी हाइट है मैक्सिमम हाइट h2, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है अपॉन 2g, तो ये हो जाता है h2 इजकल टू वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, ये 2g आएगा। अब इन दोनों का अगर आप रेशियो ले लो तो h1 अपॉन h2 इजकल टू क्या मिल जाएगा? देखिए वी जीरो स्क्वायर और 2g तो कैंसिल आ जाएगा, तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइट का रेशियो दिया है, तो ये दरअसल इस तरह से आएगा ना, टेन स्क्वायर थीटा बाई 1, ये है हमारा आंसर। अब एक और आखिरी क्वेश्चन आज के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 13, इफ R and H represents horizontal range and maximum height of the projectile, then the angle of projection of the projectile with the horizontal will be what? सुनिए, आपको R और H ये रेंज और मैक्सिमम हाइट है ऐसे कह दिया है, तो आपको ये फाइंड करना है कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना होगा। मीन्स आपको R और H के फॉर्म में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लाना है। अब ये वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं R का इक्वेशन ले लेता हूँ। R का इक्वेशन हो जाएगा वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसको आप लिख सकते हो वी जीरो स्क्वायर 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी। फिर H का इक्वेशन ले लो आप, तो H का इक्वेशन हो जाएगा वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g है। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं हम, तो r अपॉन h क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे v0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन इस तरह से मिलेगा। देखिए एक तो मिलेगा यहाँ पे 4 और कॉस थीटा रह जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये हो जाता है h अपॉन आर इजकल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन 4, सही है। इसमें से अगर मुझे थीटा चाहिए तो थीटा इजकल टू ये 4 को h के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे आ जाएगा थीटा इजकल टू टेन इनवर्स 4h अपॉन आर, 4h अपॉन आर, ये हो जाता है आपका आंसर। देखते हैं ऑप्शंस में, टेन इनवर्स 4h अपॉन आर यानी कि ये रहा सी, टेन इनवर्स 4h अपॉन आर। चलिए तो ये लेक्चर अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसे आपको सॉल्व करना है। इसके लिए यही पीडीएफ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, साथ में इसके जो सही आंसर है वो टिक भी कर दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये सारे एमसीक्यू आपको समझ में आ गए हैं और ख़ास तौर पे इसको सॉल्व करने की जो मेथड है वो आपको समझ में आ गई है। देखिए बच्चों, एमसीक्यू सॉल्व करने की मेथड्स को समझना ज़रूरी है। मीन्स कितनी अलग अलग तरह से एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं, वो मेथड्स आपको याद रखनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो बदल बदल के अलग अलग ढंग से आते रहेंगे, लेकिन जो मेथड्स हैं वो ज़्यादातर सेम होती है। वैसे किसी किसी क्वेश्चन में बिल्कुल नई मेथड भी इन्वेंट करनी पड़ती है आपको, तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस ही आपको सपोर्ट करेगी। जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने के लिए दिए, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी तक जितनी मेथड्स आपने समझी उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर वो मेथड नहीं लगती है तो इनोवेटिवली आप नई मेथड फाइंड कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।